नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई जनसंवाद कार्यक्रम किए और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही मौके पर उनका निपटारा भी किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम किए। सीएम ने सेक्टर 13 में वार्ड नंबर 10 के बाद रतनगढ़ गांव में लोगों की समस्याएं सुनी। जनसंवाद में आई तकरीबन सभी शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। सीएम का पहला कार्यक्रम सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में था। सीएम ने लोगों से खुले मन से बातचीत की और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र के साथ सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेशवासियों की सेवा में दिन रात काम कर रही है और हरियाणा के लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल के बच्चों के लिए भी बड़ी घोषणा की। रतनगढ़ गांव से 50 के करीब बच्चे प्रेमनगर में पढ़ने आते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार से बस सेवा शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही इस योजना को उन्होंने कहा कि वो पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। जिले में 2 नवंबर को हुए अंत्योदय महासम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गदगद दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण अंत्योदय महासम्मेलन का कारण है। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग वार्डों में जनसंवाद के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहा कि यहाँ केवल कर्म के लिए ही वो आए हैं। इसीलिए पिछले 9 साल में समाज के अंदर की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले 9 साल में सरकार द्वारा कई समस्याओं का समाधान किया गया है। कुछ समाज की समस्याओं की पहचान की गई। जिस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है उसकी पहचान की गई। मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को हुए अंत्योदय महासम्मेलन का उदाहरण देते हुए कहा कि 1 करोड़ गरीब लोगों को इसका लाभ मिला है। कुछ लोगों के राशन से लेकर उनके इलाज तक का लाभ सरकार की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को बनाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। वो खुद 17 से 18 घंटे दिन में काम करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। जनसंवाद के माध्यम से पता चल रहा है कि समाज में किस तरह की समस्याएं हैं। जानकारी के बाद समस्याओं को दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ कर्म करने से मतलब है, ऐसे ही नहीं गीता की धरती पर जन्म लिया हम सब लोगों ने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समाज के अंदर जो कुछ गड़बड़े हैं उनको सेट करना, सिस्टम को बनाना 9 साल से लगे हैं। इस 9 साल में व्यवस्थाएं ठीक की हैं, पहचान की है कौन जरूरतमंद आदमी है, इसको सरकार की मदद की जरूरत है, ये पहचान की है। और आपने तो 2 दिन पहले पूरा दृश्य देखा है ना करनाल में। अंत्योदय महासम्मेलन जो किया उसमें लोगों को लाभ पहुंचाए। 1 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को लाभ पहुंचाए हम किसी भी रूप में। वो राशन से लेकर के और लाखों रुपए का इलाज एक एक व्यक्ति का वो भी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा करने के लिए दिन रात लगाए हुए हैं। मैं ख्याल तो मैं 17 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूं। अब आते हैं अपने काम की बात पर। जैसे अपने को पता है कि जन संवाद के कार्यक्रम हम लोग पूरे प्रदेश में शुरू किए हैं पिछले 5-6 महीने से, और उसमें से लोगों का पता लग रहा है कि कौन सी चीज हम कर रहे हैं उन तक पहुंच रही है। कई बार हम अपने यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के अच्छी योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि नीचे पहुंची कितनी है। एक बहुत बड़ा सिस्टम है ऊपर से लेकर नीचे तक।
कौन सी कहां रुक गई, कौन से नियम के कारण से रुक गई, कौन सी कानूनी अड़चन आ गई, कहां व्यवधान डालने वाले का कोई व्यवधान डालने में रुचि होती है, क्यों इसको रोक के रखूंगा तो थोड़ी मेरी जेब। मुख्यमंत्री द्वारा जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी और नागरिकों की समस्याएं करीब से जानने के लिए शुरू किए गए जनसंवाद कार्यक्रम के अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं को दूर करना और मांगों को पूरा करना पहली प्राथमिकता है। जनसंवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसीलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी भी इन जनसंवाद कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार शिकायतों का समाधान करते हैं। तो सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटोमेटिक बन रही वृद्धावस्था सम्मान पेंशन विषय पर संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बताया कि हमारी सरकार कैसे बुजुर्गों का खास ख्याल रख रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करते हैं। इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटोमेटिक बन रही वृद्धावस्था सम्मान पेंशन विषय पर ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाने का काम किया है। लोगों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनकर उभरा है। मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा था। तब से लेकर अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों की स्वतः ही पेंशन बन गई। इसमें उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि सरकार का कर्मचारी खुद ही उनके घर पर गया और पेंशन शुरू करने की उनसे सहमति ली। इस समय प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो उसको मोबाइल पर मैसेज आता है कि आप वृद्धावस्था भत्ते के पात्र हो गए हैं और इसके लिए आपकी सहमति दी जाती है। उनकी सहमति के बाद स्वतः ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के कारण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक की गई है। वर्ष 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में वृद्धि करते हुए 2,750 रुपए मासिक किया और अब आगामी 1 जनवरी 2024 से इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सरकार विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ देती है। अब सरकार ने विधुर को भी 40 साल की आयु के बाद और 45 से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इस प्रकार राज्य में कुल 30 लाख लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। यानी जनवरी 2024 से एक बड़ा हिस्सा पेंशन सुविधाओं के लिए खर्च होगा। कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3,000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जब ये 9 साल पहले उस दौर में मैंने देखा
बहुत से लोग पेंशन के पात्र होते थे, उनको मिलती थी, जो पात्र नहीं होते थे वो भी ले जाते थे, और बहुत से पात्र लोगों को भी मिल नहीं पाती थी। इसलिए हमने इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो एक कार्यक्रम किया, एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र, और इस पोर्टल के माध्यम से अब हर व्यक्ति का, प्रदेश के हर नागरिक का डाटा हमारे पास है। उसके परिवार का डाटा, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी आय क्या है, आमदन क्या है, उसकी आयु क्या है, उम्र क्या है। और जैसे ही उम्र 60 साल की हो जाती है तो सरकार का, विभाग का कोई एक कर्मचारी अधिकारी घर पहुंचता है और आपसे कागज पर साइन करवाता है। साइन कराने में केवल इतना ही हेतु होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। केवल इतना एक औपचारिकता करके आपके साइन होने के बाद 1 महीने के बाद सीधी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है, और आपको भी उस समय खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है कि हमारे उस एक भाई को जिसको पेंशन की आवश्यकता है उसको बिना किसी हुलझट के और ये पेंशन मिल गई है। हमने इस प्रकार से एक व्यवस्था की है कि पहले पेंशन मानो कोई लेना चाहता था, उसकी पेंशन उसके यहाँ पहुंच नहीं पाती थी, तो कई बार ध्यान में आता था कि बीच में कोई और खा गया पेंशन, किसी का हक कोई और मार ले गया। तो ऐसे हक मारने का भी एक जो सिलसिला होता था उसको हमने बंद किया। खास करके ऐसे परिवार या ऐसे असहाय व्यक्ति जो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, जिस किसी को इसका मानो कोई उनका हक मार के ले गया तो उसकी जिम्मेवारी किसी को ऊपर नहीं डाल सकते, तो ऐसी स्थिति कई बार समाज में रहती है। लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई किसी पात्र व्यक्ति का अधिकार या हक नहीं मार सकता, पात्र व्यक्ति का उसको मिलेगा। हाँ, अपात्र व्यक्ति भी जो यानी पात्र नहीं होते थे, जो उसके हकदार नहीं होते थे, वो भी कई बार ऐसी पेंशन ले जाते थे, तो उनको पेंशन से हमने मना किया है कि जो हकदार नहीं है उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और बहुत लोगों ने तो मुझे ध्यान में है अपने आप भी इस समय पेंशन छोड़ी है। उनका कि ठीक है, हम हकदार नहीं थे, मानो हमने गलती से ली भी है तो हम पेंशन छोड़ते हैं। एक केस तो मुझे ऐसे भी ध्यान में आया जिन्होंने कहा कि मैंने पेंशन छोड़ी और इतने समय तक मैं पेंशन लेता रहा हूं, मेरी पेंशन वापस भी जमा कराना चाहें तो मेरी पूरी पेंशन बैंक में जमा है, उसको वापस भी आप ले सकते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष भी इस अभियान के अंदर हमको मिले हैं। जो पेंशन 2014 में 1000 रुपया मासिक ये मिलती थी, हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1000 से 3000 रुपया हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। और इस पेंशन को पा करके निश्चित रूप से हमारे 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति उसके अपने ढंग से उपयोग करते भी होंगे। कहीं कोई बेटी आ गई घर में, कोई परिवार के अंदर आवश्यकता है, बच्चों को कुछ सहायता करनी है, अपने आप को खर्च के लिए उसको आवश्यकता है, तो सब खर्च करते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अवलंबित न रहें, किसी के ऊपर निर्भर न रहें और अपना सिस्टम जो है ठीक से चला पाए। अब इस अगर मैं पेंशन की बात करूं तो जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उसमें हमारे बुजुर्ग बंधु तो है ही हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है और जिनकी आय अपनी और अपनी पत्नी की अर्थात दोनों की आय मिलाकर के 3 लाख रुपए से कम है। ये सब बंधु तो ले ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत हमारी बहनें विधवा हो जाती रही हैं, उनको भी पेंशन का प्रावधान हमने किया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, लाइलाज बीमारियां, उन लोगों को भी हम ये देते हैं। दिव्यांग बंधु जो अपना ठीक से काम नहीं कर सकते हैं उनको ये पेंशन मिलती है। और अब तो एक घोषणा मैंने की है, बहुत शीघ्र उनको योजना ये मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन। जो हमारे विधुर बंधु हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे ताकि समाज में एक सम्मान के साथ वो लोग भी रह सके, जी सके। ऐसे कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को अब ये जो पेंशन है हर महीने ये जाती है। और जनवरी 2024 में अगर मैं 3000 रुपये प्रति व्यक्ति का हिसाब लगाऊं तो 900 करोड़ रुपया प्रति माह हमारा सामाजिक पेंशन लगभग ये साल का 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बनता है, जो किसी और प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो इस सीमा तक अपनी जो पेंशन है वो बढ़ाकर लेकर के गए हैं। न केवल पेंशन बल्कि गरीब लोगों को मिलने वाले और भी लाभ, जैसे मानो बीपीएल परिवार हैं, तो बीपीएल परिवारों का हम जानते हैं कि पहले कभी एक बार सूची सरकार बनवाती थी, वर्षों तक उस सूची में नाम नहीं जुड़ पाते थे। हमने बीच में एक बार बहुत प्रयत्न करने के बाद
और 1 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे। बहुत तरह की कठिनाइयां उस समय हमको आई थी, क्योंकि हम भी आखिर सरकारी कर्मचारी और बाबुओं से काम लेते हैं, लेकिन कठिनाइयां बहुत पैदा होती हैं। लेकिन हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया और एक ही घोषणा की कि अभी तक बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 रुपए साल की है, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया। और जैसे ही 1,80,000 किया तो ये जो बीपीएल के परिवार हैं ये एकदम डबल से भी ज्यादा और ये हुए हैं। तो बीपीएल के परिवारों को ऑटोमेटिकली अपने आप राशन का कार्ड उनका बन जाता है, राशन की सुविधा ऐसे सब लोगों को मिल जाती है। और इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 5 लाख रुपया प्रति परिवार, यदि कोई परिवार में बीमार हो जाता है, किसी का इलाज लंबा चलता है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो ऐसे परिवार के सब सदस्यों का मिलाकर 5 लाख रुपए वार्षिक इलाज का पैसा ये सरकार खर्च करती है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा अपने गरीब परिवारों को, बीपीएल के परिवारों को मिली। लेकिन इतना मिलने के बाद भी, क्योंकि बीपीएल परिवारों की जो सूची थी वो 2011 में बनी थी, हमने उसके बाद नई योजना बनाकर, और यही लाभ चिरायु योजना के अंतर्गत भी हरियाणा सरकार से शुरू की गई, आय बढ़ाई। जो लोग उसके बाद भी गरीब लोग हो गए थे उनको सूची में जोड़ा, तो ये 15 लाख परिवार की बजाय ये लगभग 29 लाख परिवार ये उसके बाद हो गए। और अभी जब और आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से रह गए थे, उन सबको हमने चिन्हित किया। कई परिवार मानो विभाजित होकर के 1 से 2 बन गए, 1 से 3 बन गए। आखिर ये 13 साल की अवधि में समाज के अंदर परिवर्तन बहुत हुआ। तो अभी 2 दिन पहले ही हमने और 14 लाख परिवारों को चिरायु हरियाणा के अंतर्गत जोड़ करके अब ये सूची कुल मिलाकर के 40 लाख परिवार ऐसे हो गए हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सबके कार्ड धीरे धीरे बन रहे हैं। 80 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। शेष लोगों के कार्ड अब एक एक स्थान पर जाकर हमारे लोग ये बना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी योजना चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत, इसकी भी हमारी जो है बनी है, जिसका लाभ आप सब लोग उठा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में न केवल इतना ही है कि जिससे कोई हमारी ओल्ड एज पेंशन अथवा आयुष्मान भारत अथवा राशन कार्ड इन्हीं का नहीं, तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्द चाहिए, 1 क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जुड़ी हैं, अब दर दर न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। हमारे विपक्षी बंधु बहुत शोर मचाते थे कि पोर्टल ऐसे बना दिए हैं, लोग जो है पोर्टल में पिस गए हैं। मेरा कहना है ये पोर्टल ही ऐसी चीज है कि हर चीज सुविधाजनक तरीके से, बिना उनका खर्च किए, बिना उनका समय लगाए, बिना भागदौड़ किए घर बैठे मिलता है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो हमारे विपक्ष के लोग इस पोर्टल को बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते थे, पोर्टल खत्म करेंगे, पोर्टल हटा देंगे, अब आखिरकार वही मान गए हैं कि नहीं, पोर्टल है तो अच्छी चीज, इसमें यदि कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। मित्रों, कमी तो हर चीज में रह ही सकती है। आखिर कोई नई चीज जब लागू की जाती है तो उसके अंदर स्वाभाविक है छोटी बड़ी कमी रहती है। हमने उन कमियों को दूर करना शुरू किया है और लगभग 2 लाख से 2.5 लाख ऐसे परिवार थे 70 लाख में से जिन्होंने कुछ कमियां बताई। हमने प्राय सब ठीक कर दी हैं। अब तो कोई कमी होती है उसको तुरंत वो लोग ऑनलाइन उसको दर्ज करते हैं, रजिस्टर कराते हैं और हमारे लोग उसको तुरंत जाकर के सर्वे करके उसको ठीक करते हैं। किसी की इनकम गलत लिखी गई है उसको हम ठीक करते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या गलत लिखी गई उसको ठीक करते हैं, पता गलत लिखा गया उसको हम ठीक करते हैं, नाम अथवा पति पिता का नाम अथवा किसी के और किसी सदस्य का नाम गलत लिखा जाता है उसको हम ठीक कर देते हैं। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए हम लगातार कर रहे हैं। हर वर्ष जो परिवर्तन उसमें होने होते हैं, चाहे व्यवसाय का परिवर्तन है, चाहे उसकी आय का परिवर्तन है, इस प्रकार के सब परिवर्तन उसके अंदर डाले जाते हैं। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, दर्ज करते ही तुरंत उसको बदल देते हैं। तो इस प्रकार की ये परिवार पहचान पत्र की जो सुविधा है, ये एक बड़ी सुविधा और ये लोगों को सबको दी है। आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग
60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बनकर के आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। भाइयों बहनों, 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है, और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया, कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे, शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ सेवा आश्रम जो है, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं, और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रम में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कई बार आवश्यकता होती है, तो उनकी सबकी सेवा होगी। बुजुर्गों, भाइयों बहनों, शारीरिक रूप से कई बार आयु के साथ कमजोरी आ जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर एक आयु के साथ व्यक्ति का अनुभव है, वो अनुभव भी बढ़ता है, और उस अनुभव का लाभ हमें अपनी नई पीढ़ी को ये भी देना चाहिए। आखिर नई पीढ़ी आकर के हमारे अनुभवों का लाभ लेकर के समाज में, जीवन में काम करेगी, उनकी भी प्रगति होगी, और देश प्रदेश समाज को वो भी, इसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस काम को भी हमें करना चाहिए, सबको अपनी ओर से ये सब बताना चाहिए। कुछ दिनों बाद दीपावली आ रही है, दीपावली की भी मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूं, आपके परिवार के सब लोगों को भी बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हाँ, मैं आपके साथ, हो सकता है कुछ ऐसे युवा साथी या आपके परिवार के अन्य लोग मेरी बात सुन रहे हों, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, तो हम उस ऋण को चुकाने के लिए बुजुर्गों की सेवा ये हमेशा करें, उनको पूरा मान सम्मान दें, और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। और इतना अगर हम उनकी सेवा रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमको सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों का हालचाल जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा और किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में करेंगे। जिला स्तर पर उपायुक्तों को वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई, जिसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और बीपीएल कार्ड के धारकों को कई तरह की सुविधाएं तीर्थ यात्रा करने के लिए मिलेंगी। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है।
और उनका पूरा लाभ अलग अलग वर्ग के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का हक नहीं मरने देंगे और उनका हक उन तक पहुंचाएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।